Hello everyone, welcome back to my YouTube channel AG History Companion. I am Astha Gandhi. So this is second part of Bricks, Beads and Bones, the Harappan civilization. So let's start. The topics that we are going to cover in this video are, फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल, इसके दो सब टॉपिक हैं. मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. सेकेंड वन इज कंटेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड्स. नेक्स्ट वन इज सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स, इसके थ्री सब टॉपिक हैं. सील्स एंड सीलिंग्स, एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट एंड वेट्स. और थर्ड वन इज एंशंट अथॉरिटी, पैलेसेस एंड किंग्स. एंड लास्ट वन इज द एंड ऑफ सिविलाइजेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वट आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ हड़प्पन्स फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स. मतलब वो मटेरियल्स कहाँ से देते थे. फर्स्ट पॉइंट इज़ लोकली अवेलेबल, इसके 4 पॉइंट्स हैं. एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग. सेकेंड वन इज़ प्रोक्यूर्ड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से मंगवाए जाते थे. थर्ड वन इज़ कंटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स. जो ये थर्ड पॉइंट है, इसका एक डिटेल क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट टॉपिक में प्रोवाइड करवा रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी. हम वहाँ पे मैं आपको समझा दूँगी, तो वहाँ के कुछ पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर देना. इसका एक पॉइंट और है जो अगली स्लाइड में शो करूँगी मैं आपको. सो फर्स्ट लोकली अवेलेबल. लोकली क्या अवेलेबल था उनके पास? क्ले. नेक्स्ट वन इज़ प्रोक्यूर्ड फ्रॉम आउटसाइड. जो बाहर से मंगवाए जाते थे वो कौन कौन से मटेरियल थे? स्टोन, टिम्बर एंड मेटल. उसके बाद इसके ट्रांसपोर्टेशन मीन्स पढ़ते हैं. सो लैंड रूट्स लाइक बुलक कार्ट्स. लैंड रूट्स पे कौन से मीन्स होते थे? बुलक कार्ट्स. रिवराइन रूट्स पे कौन कौन से यूज़ होते थे? रूट्स क्या होते थे? इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज के अलोंग रूट्स होते थे. और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होते होंगे? हमने याद है आपको कि हमने अभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन किए थे, तो उसमें बोट की डिपिक्शन थी सील पे, तो मेरे हिसाब से तो बोट्स वगैरह होती होंगी रिवराइन रूट्स पे. नेक्स्ट वन इज़ कोस्टल रूट्स. कंटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ मटेरियल्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, इसके 2 सब टॉपिक हैं. एस्टेब्लिश सेटलमेंट्स. नेक्स्ट वन इज़ सेंड एक्सपीडिशंस. तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. शेल्स फ्रॉम नागेश्वर एंड बालाकोट. मतलब जो एस्टेब्लिश सेटलमेंट्स थे किसी पर्टिकुलर मटेरियल के, वहाँ से पर्टिकुलर मटेरियल वो ट्रांसपोर्ट करवा लेते थे. जैसे नागेश्वर एंड बालाकोट अभी हमने पार्ट 1 वीडियो में भी पढ़ा था कि दे आर स्पेशलाइज सेंटर्स ऑफ शेल्स. तो वहाँ से शेल्स मंगवाए जाते थे. और शोटूघाई अफ़गानिस्तान से लैपिस लजूली मंगवाया जाता था. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल स्टोन of blue color and it is of very high value. So next one is carnelian. ये लोथल से मंगवाया जाता था. लोथल कहाँ पे है? हमने मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, तो आपको पता होगा लोथल कहाँ पे है. वो कर्व के ऊपर लोथल है, गुजरात में. नेक्स्ट वन इज स्टीटाइट फ्रॉम राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात. तो नेक्स्ट जो मटेरियल था दैट इज़ स्टीटाइट, और ये कहाँ से मंगवाया जाता था? राजस्थान में भी मिलता था और गुजरात में भी मिलता था, तो वहाँ से दोनों तरफ मंगवा लिया जाता था. नेक्स्ट वन इज़ मेटल फ्रॉम गुजरात, और तो मेटल मंगवाए जाते थे गुजरात से. अब सेंड एक्सपीडिशंस. मतलब कुछ एक्सपीडिशन सेंड किए जाते थे. मतलब जैसे एरियाज थे, कुछ रीजन स्पेशलाइज थे. जैसे खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान दैट इज़ स्पेशलाइज फॉर कॉपर. एंड साउथ इंडिया, जो अपना साउथ इंडिया है दैट इज़ स्पेशलाइज फॉर गोल्ड. तो वहाँ एरिया से ये सब चीज़ें मंगवाई जाती थी. और कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश किए जाते थे लोकल कम्युनिटीज़ से. फॉर एग्ज़ाम्पल हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स लाइक स्टीटाइट माइक्रोबीड इन दीज एरियाज आर इंडिकेशंस ऑफ सच कॉन्टैक्ट. मतलब अब ये कैसे पता चला कि उनको कि कम्युनिकेशन था लोकल कम्युनिटीज़ के साथ? तो कुछ ओकेजनल फाइंड्स मिले हैं. ओकेजनल मतलब कभी कभी मिलते हैं. जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स लाइक स्टीटाइट माइक्रोबीड के कुछ फाइंड्स मिले हैं इन एरियाज़ में, जैसे साउथ इंडिया में मिल गए. मतलब जहाँ पे उनको लगता था कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रखा है. और दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेशंस ऑफ सच कंटेक्ट. इससे पता चलता है कि उनका वहाँ पे कम्युनिकेशन था. नेक्स्ट वन इज़ एविडेंस इन खेतरी एरिया. खेतरी एरिया के कल्चर को बोलते हैं गणेश्वर जोधापुर कल्चर. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन वर्ड. सो रिमेंबर, खेतरी एरिया इज़ ऑल्सो नोन एज गणेश्वर जोधापुर कल्चर. था उनके पास कॉपर की. तो
आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता है कि पॉसिबली जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स है, कहाँ के, क्षेत्रीय एरिया के इनहेबिटेंट्स हैं, वो कॉपर सप्लाई करते थे हड़प्पन्स को, क्योंकि हमारे पास तो कॉपर है ही नहीं, आपको पता है लोकली क्या अवेलेबल है, सिर्फ क्ले। तो इनको ये लगता था कि ये अपनी कॉपर हमें प्रोवाइड करते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अबाउट ट्रेड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेड के बारे में, तो यहाँ पे जो मैं बताई थी ना, थर्ड पॉइंट रह गया, कंटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड। तो वो पॉइंट और ये क्वेश्चन सेम है, तो मैं इसी में आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट वन इज़ कॉपर, हम कॉपर कहाँ से लेते थे। नेक्स्ट वन इज़ केमिकल एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज़ अदर ट्रेसिस ऑफ कंटेक्ट, कंटेक्ट के कुछ और ट्रेसिस मिले हैं। नेक्स्ट वन इज़ टेक्स्ट एविडेंसेस, और एक दो पॉइंट और है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो कॉपर का पढ़ लेते हैं। कॉपर ब्रॉड फ्रॉम ओमन ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। कॉपर कहाँ से मंगवाया जाता था, ओमन से। बस आपको इतना याद करना है कि ओमन कहाँ पे है, साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। इसका मैप एनसीईआरटी में गिवन है, बट दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने वो मैप आपको नहीं करवाया। इतना बर्डन नहीं करना अपने आप को, बस इतना याद रख लो, ओमन इज़ ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा तो एक बार एनसीईआरटी खोल के मैप में भी देख लेना, उसमें गिवन है ओमन का है, तो शायद इसीलिए याद हो जाए आपको। केमिकल एनालिसिस, बोथ ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसिस ऑफ निकल सजेस्ट अ कॉमन रीजन। मतलब ओमानी का जो कॉपर है एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, और जो हड़प्पन के आर्टिफैक्ट्स है, दोनों के पास निकल के ट्रेसिस है, मतलब दोनों में से निकल ट्रेसिस मिले हैं। दैट सजेस्ट अ कॉमन ओरिजिन ऑफ बोथ ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट वन इज अदर ट्रेसिस ऑफ कंटेक्ट के अदर ट्रेसिस क्या मिले हैं। फर्स्ट इज डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल्स। मैंने आपको एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में एक पिक्चर दिखाई थी, दैट इज़ ऑफ हड़प्पन जार, मतलब वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा था, अगर याद आया हो तो आपको। तो तभी मैंने आपको पिक्चर बेस पहले करवा दिया था, ताकि मुझे पता था बाद में ये सब पिक्चर्स मतलब देखनी पड़ेंगी हमको, तो मैंने पहले ही वो करवा दिया। सो डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल्स क्या है, अ लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज़ बीन फाउंड एट ओमानी साइट्स। मतलब एक डिस्टिंक्टिव टाइप की वेसल है हड़प्पन जार, जो एक थिक ब्लैक क्ले की लेयर से कोट कर रखी है, और वो कहाँ पे मिले, ओमानी साइट्स। मतलब है तो हड़प्पन का जार वो, लेकिन मिला कहाँ पे है, ओमानी साइट्स। तो ये दिस इज़ एन एविडेंस ऑफ कंटेक्ट विद ओमान वट सच थिक कोटिंग प्रिवेंट द परकोलेशन ऑफ लिक्विड्स। मतलब जो ये थिक कोटिंग कर रखी है ब्लैक क्ले की, तो इससे मतलब जो भी उस वेसल के अंदर, हड़प्पन जार के अंदर जो भी लिक्विड होता होगा, मतलब उसका परकोलेशन ना हो, तभी उसकी थिक लेयर से कोटिंग कर रखी थी। नेक्स्ट वन इज़, हमें ये नहीं पता कि उस बर्तन में या जार में क्या कैरी किया जाता था, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि हड़प्पन एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ दीज वेसल्स फ्रॉम ओमानी कॉपर। मतलब ये जार हड़प्पन का है, तो ये पॉसिबल हो सकता है जो हड़प्पन का जो कंटेंट होता है ना इस वेसल के अंदर, वो ओमानी जो वहाँ के हैबिटेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करते होंगे, और उसके बदले में वहाँ का कॉपर ले लेते होंगे। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि इन वेसल्स में क्या कैरी किया जाता था। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट एविडेंसेस। अब कुछ टेक्स्ट एविडेंसेस मिले हैं, जैसे मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू थर्ड मिलीनियम BCE रेफर टू द कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कार्ड मगन। मतलब जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि कॉपर कहाँ से आता था, मगन से। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कॉपर कहाँ से आता, ओमन से, यहाँ पे कह रहे हैं मगन से आता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि मगन और ओमन सेम चीज़ है। नेक्स्ट वन इज़ इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट्स ऑल्सो कंटेन ट्रेसिस ऑफ निकल। अब मेसोपोटामियन साइट्स पे भी कॉपर के ट्रेसिस मिले हैं और ट्रेसिस ऑफ निकल के भी मिले हैं। नेक्स्ट वन इज मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कंटेक्ट विद रीजन्स नेम्ड दिलमुन, आइलैंड ऑफ बहरेन, मगन एंड महलुआ। मतलब मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये मेंशन कर रखा है कि कुछ रीजन के साथ कंटेक्ट था, जैसे दिलमुन एक आइलैंड है, बरहेन यहाँ पे वो आएगा ब्रैकेट, और मगन एंड महलुआ, इनके साथ कंटेक्ट थे
नेक्स्ट वन इज़ मेंशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, और मेसोपोटामियन टेक्स्ट में कुछ प्रोडक्ट्स भी मेंशन कर रखे हैं जो मेलुहा से आते थे। मगन से तो मगन और रोमन एक ही बात है, मतलब उसमें से तो सिर्फ कॉपर ही आता था। तो मेलुहा में से क्या क्या आता था? कार्नेलियन, लैपिस लजूली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटीज़ ऑफ वुड। नेक्स्ट वन इज़, अब कुछ माइथ्स हैं मेलुहा के बारे में। तो वो क्या, ये कोटेड वर्ड्स है, मे यूर बर्ड बी द हजा बर्ड, मे इट कॉल बी हर्ड इन द रॉयल प्लेस। मतलब जो आपका बर्ड है वो हजा बर्ड लाइक पीकॉक, और इसकी जो कॉल है, कॉल मतलब जो गूंज, उसकी आवाज़ है वो कहाँ तक, उसकी गूंज कहाँ तक सुनाई दे? रॉयल पैलेस तक। मतलब ये एक कोटिंग मिली थी तो मैंने लिख दी, दिस इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये वन वर्ड में इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ की कोटिंग है, तो मेलुहा की लिख सकते हो आप। नेक्स्ट वन इज़, मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुहा एज अ लैंड ऑफ सी फेयरर्स। मतलब जो मेलुहा है उसको एक लैंड बता रखा है सी फेयरर्स का। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, कुछ और आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिलते हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि कंटेक्ट डिस्टिंक्ट लैंड से हमारे। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन की कुछ एविडेंसेस हैं। सो आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कंटेक्ट्स था। नेक्स्ट वन इज़ इंक्लूड हरप्पन सील्स, वेट्स, डाइस एंड बीड्स। तो ये आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स कौन कौन से हैं जो ये सजेस्ट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कंटेक्ट से, जैसे हरप्पन सील्स, वेट्स, डाइस एंड बीड्स। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन। So, communication, it is likely that communication with Oman, Bahrain or Mesopotamia was by sea. And next one is, we find depictions of ship and boats on sails. मैंने आपको बताया था कि boats और ships के depictions मिले हैं seal की, तो these are also means of transportation. So next topic is seals, scripts and weights. और तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर हरप्पन सील्स एंड सीलिंग्स यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, व्हाट सीलिंग कन्वे। मतलब इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो सील्स एंड सीलिंग्स है दैट यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, तो सीलिंग क्या कन्वे करता था उसके अंदर। सो हरप्पन सील्स में हरप्पन सील्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सो हरप्पन सील में एक लाइन होती थी राइटिंग की, और उसमें क्या होता था, नेम एंड टाइटल ऑफ ऑनर, मतलब जो सील का ओनर है या फिर जो भी वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसका ओनर है। एंड स्कॉलर सजेस्टेड दैट द मोटिव एंड एनिमल कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड। मतलब ये हमने पढ़ा कि लाइन ऑफ राइटिंग होती थी, उसमें नेम और टाइटल और फाइनल लिखा होता था, मगर जिसको पढ़ना ही नहीं आता, जो लिटरेट ही नहीं है, तो उसके लिए एक मोटिव बना दिया जाता था एनिमल टाइप का, जिस वो क्या सजेस्ट करता था, मतलब वो एक मीनिंग पता चल जाता था जो पढ़ नहीं सकता था। मतलब जैसे कोई इलिटरेट है तो वो मोटिव देख के समझ जाएगा कि ये कहाँ से आया है। नेक्स्ट वन इज सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो सीलिंग्स ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। मतलब सीलिंग क्या कन्वे करता था कि ये कहाँ से आया है, जैसे उसका नाम या टाइटल पढ़ के या फिर मोटिव देख के पता चल जाता है कि ये इसका सेंडर कौन है। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देख लेते हैं कि एक गुड्स का बैग हमने सेंड किया वन प्लेस टू अनदर, तो इसका माउथ एक रोप से बांध के और जो उसकी नोट गांठ होती है ना वहाँ पे एक वेट क्ले फिक्स कर दिया, मतलब सील टाइप प्रेस करके, उसके बाद एक उसको मतलब एक इम्प्रेशन छोड़ दिया वहाँ पे। इम्प्रेशन मतलब आप राइट कर दो, कुछ नेम लिख दो, टाइटल लिख दो, या फिर कोई भी मोटिव आप डिपिक्ट कर दो। अगर वो बैग वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ उसको भेजना था विद सीलिंग, मतलब सीलिंग के साथ, तो इसका ये मतलब होता था कि इस बैग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, मतलब जैसे चोरियाँ भी होती थी उस टाइम, तो दिस रिप्रेजेंट कि वहाँ पे कोई चोरी नहीं हुई है उस बैग में से, और फिर उस सीलिंग की वजह से आइडेंटिटी भी पता चल जाती थी सेंडर की। नेक्स्ट वन इज़, वाई कुड आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस फाइंड हरप्पन स्क्रिप्ट एनिग्मेटिक। अब एनिग्मेटिक का मतलब आप मुझे सर्च करके बताएंगे, गूगल इट। फर्स्ट वन इज इंस्क्रिप्शन, सेकेंड इज अनडिसाइफर्ड, थर्ड वन इज करेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ वन इज राइटिंग्स।
सो इंस्क्रिप्शंस क्या होती थी, शॉर्ट होती थी, एंड जो सबसे लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन होती थी दैट कंटेन 26 साइंस, मतलब मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, और जो सबसे लॉन्गेस्ट होती थी दैट कंटेन 26 साइंस। अनडिसाइफर्ड, द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड टू डेट, मतलब उस इंस्क्रिप्शन को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं समझ पाए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मतलब जो इंस्क्रिप्शन थी दैट इज़ नॉट अल्फ़ाबेटिकल, अब तो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, लेकिन वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नहीं होते थे, मतलब जैसे एक कुछ वोवल हो गए, कुछ कॉन्सोनेंट हो गए, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था। नेक्स्ट वन इज़ इट हैज़ जस्ट टू मैनी साइंस, मतलब हमारे अल्फ़ाबेट्स कितने हो गए 26, उनके इतने सारे साइंस होते थे, मतलब साइंस होते थे बहुत सारे, बिटवीन 375 एंड 400 की रेंज होती थी, इतने सारे साइंस होते थे। नेक्स्ट वन इज स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हम तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट दैट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और ये उनको कैसा पता चला कि राइट में तो जैसे बहुत ज़्यादा स्पेसिंग होती थी, और लेफ़्ट में उन्होंने क्रैम्प ही कर रखा था। मान लो आपको एक कोई भी पैराग्राफ दिया जाए, उसकी लिमिट दी जाए कि एक पेज में लिखना है, ठीक है, और आपको उसकी लेंथ ज़्यादा लग रही हो, तो आप स्टार्टिंग में तो लूज़ लूज़ लिखते हो, बट नीचे पहुँचते राइट में बिल्कुल टाइट टाइट सा कर देते हो ना, 2-3 वर्ड्स नहीं आ रहे होते। तो वैसे ही हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस में स्क्रिप्ट में मतलब राइट साइड में तो लूज़ लूज़ लिखा हुआ था, बट लेफ़्ट पे क्रैम कर रखा था। तो मतलब वो स्टार्ट कहाँ से करते थे, राइट से। अगर उनका स्पेस ख़त्म हो जाता था तो लेफ़्ट में ही वो एडजस्ट कर देते थे। नेक्स्ट वन इज़ राइटिंग। अब ये राइटिंग्स कहाँ कहाँ पे मिली, सील्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रोड्स एंड एंशियंट साइन बोर्ड। एंशियंट साइन बोर्ड मैंने पिक्चर बेस में भी दिखा रखा है, वहाँ पे भी आपको याद होगा, वहाँ पे मैंने लेटर्स दिखाए थे। नेक्स्ट वन इज़ ऑन पेरिशेबल मटेरियल्स, टू पेरिशेबल मतलब बहुत जल्दी जो डिके हो जाते हैं, वहाँ पे भी पाए गए हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड। अब इतनी सारी चीज़ों पे राइटिंग्स मिली हैं, मतलब हर चीज़ पे, सील, कॉपर टूल, जार, टैबलेट्स, मतलब सभी पे राइटिंग्स मिली हैं। तो इसका ये क्या डिपिक्ट करता है कि मतलब उस टाइम लिटरेसी वाइड स्प्रेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट, मतलब जो एक्सचेंज किए जाते थे उनका एक बिल्कुल प्रिसाइज सिस्टम था वेट करने का, बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम से वेटिंग करते थे वो। सो इसके कुछ फीचर्स हैं, फिर डिनोमिनेशंस, नेक्स्ट यूसेज, और फिर अदर फाइंड्स। फीचर्स क्या हैं, जो ये वेट्स होते थे किनके बने होते थे, एक स्टोन के बने होते थे, दैट इज़ नोन एज चर्ट नाम का एक स्टोन था, उससे बने होते थे। नेक्स्ट वन इज़ ये वेट कैसे होते थे, क्यूबिकल समझते हो, विथ नो मार्किंग्स। और डिनोमिनेशंस में क्या थी, जो लोअर डिनोमिनेशंस थी वेट की दैट वर बाइनरी, मतलब 1 to 4 8 अप टू 12,800। एंड जो हायर डिनोमिनेशंस थी वो डेसिमल सिस्टम में होती थी। यूसेज क्या होता था, जो स्मॉलर वेट होते थे वर प्रोबेबली यूज फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स, मतलब जो स्मॉल वेट्स होते थे वो किन को वेट करने में हेल्प करते थे, ज्वेलरी एंड बीड्स। और अदर फाइंड्स क्या हैं, मेटल स्केल पेन्स, अब मेटल स्केल पेन्स भी मिले हैं, मतलब दैट वर ऑल्सो यूज फॉर वेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियंट अथॉरिटी। तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, नहीं इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, बट मैंने इसी क्वेश्चन में उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है। तो फर्स्ट, द आर्कियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर टू द हड़प्पन सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट के रिकॉर्ड्स हैं ना, उनसे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि हड़प्पन में कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी या नहीं। तो हम इनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिस्ट के। एनालाइज डिफरेंट व्यूज़ गिवन इन सेम, मतलब सारे जितने भी डिफरेंट टाइप के व्यूज़ है वो सारे एक ही आंसर में आपने जवाब देने हैं। तो फर्स्ट ये है कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को लगता था कि वहाँ पे अथॉरिटी थी, तो इसमें एक और क्वेश्चन भी बन सकता है। अब ये सेम स्टेटमेंट दे दे, जैसे देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी, मतलब वहाँ पे इंडिकेशंस थी कम्प्लेक्स डिसीजंस की, मतलब बहुत मुश्किल डिसीजन लिए जाते थे और हड़प्पन सोसाइटी में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जाते थे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती थी तभी इतने कम्प्लेक्स डिसीजन ले सकते थे ना। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, ये स्टेटमेंट दी जाएगी और फिर आगे लिख दिया जाएगा इलेबोरेट एक्सप्लेन, तो इसके अभी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ये 3 मार्क्स में आता है मेनली। सो
फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हरप्पन आर्टिफैक्ट्स। मतलब हरप्पन आर्टिफैक्ट्स में इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी थी, पोट्री हो, सील हो, वेट हो, ब्रिक्स हो। मतलब हरप्पन अब कितना बड़ा है, मतलब हमने पढ़ा बलूचिस्तान, गुजरात, ऊपर मोहनजोदारो, मतलब बहुत सारे एरियाज़ हैं। तो मतलब उनके सारे आर्टिफैक्ट्स मतलब इतने यूनिफॉर्म होते थे, मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी। और फिर यूनिफॉर्म रेशियो ऑफ ब्रिक्स हमने पढ़ा, ड्रेनिंग सिस्टम में पढ़ा था कि स्टैंडर्डाइज रेशियो ऑफ ब्रिक्स था थ्रू आउट द रीजन, जम्मू से लेके कश्मीर नहीं, यहाँ पे गुजरात आएगा, फ्रॉम जम्मू टू गुजरात, मतलब जम्मू से लेके गुजरात तक सारे ब्रिक्स का रेशियो सेम था। थर्ड पॉइंट इज सेटलमेंट्स वर स्ट्रेटेजिकली सेटअप इन स्पेसिफिक लोकेशन फॉर वेरियस रीजन। जो सेटलमेंट्स थे ना वो कहाँ सेटअप किए जाते थे, स्पेसिफिक लोकेशन फॉर वेरियस रीजन। मतलब सेटलमेंट्स की जो लोकेशन होती थी ना स्पेसिफिक होती थी। नेक्स्ट वन इज लेबर वॉज मोबिलाइज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मासिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। मतलब वहाँ पे लेबर मोबिलाइज किए जाते थे, अभी हमने पढ़ाई है किसके लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए और मासिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए। नेक्स्ट वन इज अब इनके एविडेंसेस क्या हैं कि वहाँ पे सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी थी। तो अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदारो, एक मोहनजोदारो में एक बहुत लार्ज बिल्डिंग मिली है, दैट वाज लेबल्ड एज अ पैलेस। जो आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको एक पैलेस बताया है, बट वहाँ पे कोई स्पेशल फाइंड्स नहीं मिले जिससे ये पता चले कि वो एक पैलेस है। मतलब किंग्स के कुछ फाइंड्स होते हैं ना, जैसे कुछ मिला हो गद्दी वगैरह, थ्रोन वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट वन इज अ स्टोन स्टैचू वॉज लेबल्ड एंड कंटिन्यू टू बी नोन एज प्रिस्ट किंग। एक स्टोन स्टैचू मिला है जिसको क्या लेबल किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, प्रिस्ट किंग। मैंने पिक्चर भी इस क्वेश्चन में दिखाया था, वहाँ से जाके देख लेना। उसको क्या लेबल कर रखा है, प्रिस्ट किंग, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना वो फैमिलियर है मेसोपोटामियन हिस्ट्री से, और वहाँ पे प्रिस्ट किंग मिले हैं। प्रिस्ट किंग मेसोपोटामियन हिस्ट्री में मिले हैं और यहाँ पे भी सेम स्टैचूज़ मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उस मेसोपोटामियन के रिलेशन के बेसिस पे इस यहाँ पे जो स्टैचूज़ मिले हैं उनको प्रिस्ट किंग बताया। और हमें ये भी पता है, अभी हमने लास्ट सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ा था कि मेसोपोटामियन जो है मतलब वहाँ से भी हमारा अच्छा कंटेक्ट था। नेक्स्ट वन इज सो सम आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता है कि वहाँ पे सिंगल स्टेट थी। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हरप्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स एंड एवरीबडी इंजॉय इक्वल स्टेटस। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि हरप्पन सोसाइटी में कोई रूलर ही नहीं था और सारे इक्वल स्टेटस इंजॉय करते थे। इसके कुछ एविडेंसेस हैं, मैं बाद में बताती हूँ आपको। और कुछ को ये लगता था कि वहाँ पे कोई सिंगल रूलर नहीं था बट बहुत सारे रूलर थे, मतलब मोहनजोदारो का एक सेपरेट रूलर, हड़प्पा का अनदर, एंड ऐसे ऐसे सारे उसके अलग अलग। Unlikely to say that entire communities could have collectively made and implemented such complex decisions। मतलब जो हमने अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़ा उसके बेसिस पे इतने सारे एविडेंसेस मिले हैं कि स्टैंडर्डाइज रेशियो, यूनिफॉर्म क्राफ्ट, सब कुछ अभी हमने 3-4 पॉइंट पढ़े। तो ये सब कुछ मतलब इतने अच्छे से उन्होंने, यूनिफॉर्मिटी थी, इतना सब कुछ अच्छे से कर रखा था। तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगता नहीं कि जो सारी कम्युनिटी है या तो वो कलेक्टिवली बनाई गई होगी या ऐसे सच कॉम्प्लेक्स डिसीजन कलेक्टिवली मिलके, क्योंकि जब तक कोई रूलर नहीं होगा इतने अच्छे डिसीजंस कोई नहीं ले सकता। तो इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। बिकॉज द रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन आर नॉट वेल अंडरस्टूड। अभी हम आगे अगले थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे कि जो रिचुअल प्रैक्टिसेस है वो भी वेल अंडरस्टूड नहीं है, और वहाँ पे ये भी नहीं पता चला अभी तक कि पॉलिटिकल पावर कौन परफॉर्म करता था, मतलब पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में थी। तो कुछ को क्या लगता है, कुछ को क्या लगता है, बट मेरे को तो यही लगता है कि भाई कोई एक रूलर तो होगा, इतनी कम्प्लेक्स डिसीजंस कोई कैसे ले सकता है। तो ये तो भाई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। तो 4 पॉइंट हो गए, एक हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था, उसके बाद ये 3 पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड ऑफ सिविलाइजेशन। So what factors in your opinion are responsible for the collapse of a mature Harappan civilization by 1800 BCE? तो आपके ओपिनियन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्स ऑफ मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन बाय 1800 BCE? मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन का कोलैप्स हो गया था 1800 BCE, तो उसके कुछ फैक्टर्स, सबसे पहले नेचुरल फैक्टर्स, सेकंड वन ह्यूमन कॉसेज,
थर्ड इज above causes hold for certain settlements do not account for the collapse of entire civilization। मतलब जो ऊपर 5-6 causes अभी मैं बताऊंगी, मतलब वो हर सेट मतलब एक साथ सब कुछ collapse नहीं हुआ, धीरे धीरे करके collapse हुआ। मतलब जो ऊपर वाले causes हैं, कोई सेटलमेंट किस cause की वजह से collapse हो गया, कोई किस cause की वजह से हो गया, बट हमें ये लगता है कि पूरी सिविलाइजेशन एक साथ collapse नहीं हुई। नेक्स्ट वन इज इट वॉज नॉट कंक्लूडेड इन फेवर ऑफ अ ड्रामेटिक कलैप्स। मतलब ड्रामेटिक कलैप्स नहीं हुआ। बिलीव्ड एंड ऑफ हरप्पन कल्चर वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। मतलब एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, धीरे धीरे कलैप्स होता गया। कितने हम टेक्नोलॉजाइज्ड होते जा रहे हैं। मतलब जो चीज़ हर चीज़ में चेंज आता है, तो नई नई चीज़ें थिंग्स बनती रहती हैं। नेक्स्ट अब नेचुरल फैक्टर्स पढ़ लेते हैं कुछ। क्लाइमेट चेंज, excessive floods, shifting and drying of rivers, famine, earthquake, ये सब causes आपको पता है, आप इनको एक्सप्लेन करके लिख दो। छोटे बच्चे की तरह ये समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को। ह्यूमन causes डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, इन्वेजन ऑफ आर्यंस, ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Mention any two changes that were observed after 1900 BCE in the Harappan civilization. What could have brought these changes? मतलब 1900 BCE के बाद 1800 BCE में कोलैप्स हुआ, तो उससे पहले 1900 BCE में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए गए। तो वो क्या चेंजेस थे? फर्स्ट इज़ डिक्लाइन एंड अबेंडनमेंट ऑफ सिटीज़। अभी हमने पढ़ा कि धीरे धीरे कुछ नेचुरल प्रोसेस थे, कुछ ह्यूमन कोजेस थे, उनकी वजह से धीरे धीरे मैच्योर हरप्पन साइट्स डिक्लाइन हो रही थी। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, मतलब जो कल्चर था उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। मैंने आपको बताया पहले अर्ली कल्चर था, उसके बाद मैच्योर हरप्पन कल्चर था, उसके बाद लेटर कल्चर आया। तो मैच्योर हरप्पन कल्चर से वो ट्रांसफॉर्म किस में हो रहा था? आई थिंक लेटर कल्चर में ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ डिसअपियरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स। मतलब जो आर्टिफैक्ट्स थे हरप्पन कल्चर के वो डिसअपियर हो रहे थे धीरे धीरे। उसके बाद हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डेटोरेटेड। मतलब जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी, अभी हमने पढ़ा कि ड्रेनेज सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाते थे, जो भी हमने पढ़ा वो ख़त्म होती जा रही थी धीरे धीरे। मतलब अब कुछ नया ला रहे थे लोग, मतलब कुछ नया नया आ रहा था। लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर नो लॉन्गर प्रोड्यूस, जैसे वेयर हाउस हो गए, ग्रेट बाथ हो गए, जो स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, वो स्ट्रक्चर अब ज़्यादातर अब नहीं बनाए जा रहे थे। तो दैट वाज स्पेशलाइज्ड इन हरप्पन कल्चर। तो सबसे पहले इनके एविडेंसेस पढ़ लेते हैं। डिक्लाइन कैसे हुआ? एविडेंस दैट बाय 1800 BCE most of the mature Harappan sites in the region such as Cholistan has been abandoned। मतलब 1800 BCE तक आते आते हरप्पन साइट्स थी जैसे चोलिस्तान, वो अबैंडन हो गई थी। एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन, न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। अब नई सेटलमेंट्स आई थी गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर में क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम से लोकल वेट सिस्टम आ गया था। पहले एक स्टैंडर्डाइज होता था, अब लोकल सिस्टम आ रहा था। नेक्स्ट वन इज़ राइटिंग्स चेंज हो रही थी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी बदल रहा था हमारा। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन भी बदल गई थी। अब कुछ आर्टिफैक्ट्स डिसअपीयर हो रहे थे, जैसे सील्स, स्क्रिप्ट होगी, वेट्स होगी, और डिस्टिंक्टिव बीट्स एंड पोइट्री। मतलब ये सब डिसअपीयर हो रहा था धीरे धीरे। और ये 2 पॉइंट्स तो हमने पढ़ ही लिए कि हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हमारी चली गई थी, गायब हो गई थी, ख़राब होती जा रही थी। डेटोरेटेड मतलब ख़राब होती जा रही थी। और जो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर थे वो ज़्यादा तक प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे थे। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल AG History Companion।